सब आ रहा था। केमिस्ट्री सबसे हो जाता था। चलो बढ़िया बात है। फिर तो मतलब मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। चलो देखो बेटा, हम लोग केमिस्ट्री के परस्पेक्टिवली बात करते हैं। और पहले तो थोड़ा बहुत साइंस का इंट्रोडक्शन दे दे। अगर आप लोगों ने साइंस ली है तो ईदर ऑफ यू वुड हैव बीन इन पीसीबी एंड सम ऑफ यू वुड हैव बीन इन पीसीएम। और कुछ ऐसे होंगे जो पीसीएमबी वाले होंगे। इररिस्पेक्टिव आपके पास पीसीबी है या पीसीएम है, टू सब्जेक्ट्स आर कॉमन। वन इज फिजिक्स एंड सेकेंड इज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितना डेप्थ आपके पास होगा उतना आसान हो जाएगा वो सब्जेक्ट, उतना कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। और कहीं ना कहीं स्कोर बिल्डअप भी है और रैंक बिल्डर भी यही सब्जेक्ट है। अगर आप लोग कहीं आगे चलकर किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की सोचते हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, डेफिनेटली केमिस्ट्री अपने आप में रैंक बिल्डर का काम करता है। तो केमिस्ट्री का स्ट्रांग होना, केमिस्ट्री का इन डेप्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पॉइंट आता है सर उसको इन डेप्थ कैसे बनाया जाए। तो बेटा तीन चीजें और तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। व्हाटसोएवर आई स्पीक, व्हाटसोएवर होमवर्क आई गिव, मैं क्लास में कैसे भी कोई भी चीज आपके सामने रखता हूं, आपको उसको बाय हार्ट करना है। और घर पे जाकर अगर दिए हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है डाउट्स लेकर चलना। मैं अपनी तरफ से इन डेप्थ जाऊंगा, जितना जरूरत है उससे ज्यादा जाऊंगा। बट इंपॉर्टेंट है उसके साथ की जो उनसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टाइमली उसका होमवर्क होना, टाइमली उसका असाइनमेंट होना, वो डेफिनेटली कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और उस तरीके से बिल्डअप करेंगे कि कहीं पर भी किसी भी डेप्थ का क्वेश्चन आ जाए वी आर एबल टू सॉल्व इट। पक्का ये बात समझ में आता है। अब मैं केमिस्ट्री के परस्पेक्टिव से ही चीजें करूं तो सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री को हम लोग तीन सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट इज फिजिकल केमिस्ट्री, जहां पर हम जनरली कुछ रिएक्शंस और उनसे एसोसिएटेड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। मान लेते हैं मैं आपको क्लास 9th में लेकर जाऊं और आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहां पर बताया गया था 5 ग्राम ये सब्सटेंस रिएक्ट करवाकर 10 ग्राम बनेगा, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। तो वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जिसमें क्वांटिटी इंवॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसी से आगे बढ़े, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड कैसा है, कैसा दिखता है, नेचर में कैसा है, उसके बिहेवियर कैसा है, वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो सारी डिस्कशन कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद एक ब्रांच जिसके अंदर हम एक एलिमेंट के आसपास पूरी दुनिया रख रहे हैं, दैट एलिमेंट इज कार्बन। हम अगर देखें तो नेचर में बहुत आसानी से आपको कार्बन नजर आएगा और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स नजर आएंगे। कार्बन को जब मैं हाइड्रोजन के साथ जोड़ता हूं तो वो बनता है हाइड्रोकार्बन, और उसके साथ कोई और चीजें भी जोड़ दूं तो हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इस पूरी की पूरी स्टडी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक स्टडी। हमारे लिए वो थर्ड पार्ट बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आपकी केमिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पॉइंट आता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स या फिजिक्स और बायोलॉजी से अलग कैसे है। फर्स्ट पॉइंट तो था, मैंने बोला ये स्कोरिंग है, इन डेप्थ मांगता है। लेकिन अब थोड़ा सा अलार्मिंग पॉइंट बोलूं, आपने क्लास 11th में फिजिक्स एक एवरेज तरीके से पढ़ी, आपने ठीक ठाक स्कोर करा, कुछ कॉन्सेप्ट्स 11th के आप 12th में लेकर गए नहीं गए, काम चल जाएगा। आपको 5% से 60% ही आपकी फिजिक्स चाहिए क्लास 12th में एंट्री करने के लिए। सेम गोज विद मैथ्स एंड बायोलॉजी, शायद 10% चाहिए होगी। लेकिन क्लास 11th की केमिस्ट्री और क्लास 12th की केमिस्ट्री को अगर मैं कंबाइन कर दूं, जैसे होता है ना यूनिट्स दिए जाते हैं, यूनिट्स में 4 चैप्टर्स होते हैं, तो 2 चैप्टर क्लास 11th में मिलेंगे, 2 चैप्टर क्लास 12th में मिलेंगे। तो टेक्निकली जिस बच्चे ने क्लास 11th के वो 2 चैप्टर्स पे कमांड नहीं रखी, क्लास 12th में भी वो चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो क्लास 11th में केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उस जर्नी में ये रियलाइज करके चलना भी बहुत जरूरी है कि 11th की चीजें एग्जैक्टली कहां मिलेंगी, 12th में मिलेंगी। पक्का। अदरवाइज केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज डिवाइड किया जाए तो कुल 9 चैप्टर्स आपकी क्लास 11th में है और कुल 10 चैप्टर्स आपकी क्लास 12th में है। खैर अभी हम लोग 11th की बात करें, देयर आर 9 चैप्टर्स विच आर रिलेटिव टू योर स्टडीज इन क्लास 11th, जिसमें 3 चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं,
2 से 3 चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और बाकी बची हुई चीजें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। तो दिस विल बी द जर्नी जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को 9th कितना आता है, आप लोगों को 10th कितना आता है, आप लोग 11th के लिए कितना केमिस्ट्री के बिहाफ पर कॉन्फिडेंट हो। मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। अब स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए हमारी केमिस्ट्री में सबसे पहला वर्ड होता है मैटर। मैटर अगर हम लोग बात करें तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। सबको पता है वर्ड मैटर है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अब मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। हाँ या ना। अब एलिमेंट और कंपाउंड अगर मैं मैटर के रेफरेंस पे ही डेफिनेशन दूं और फिर इनको अलग अलग करूं तो ध्यान से बात को समझना। एलिमेंट के अंदर रिपीटिंग यूनिट होता है एटम, और कंपाउंड में रिपीटिंग यूनिट होता है मॉलिक्यूल। हाँ या ना। अगर मैं सपोज बोलूं मेरे पास एक आयरन की रॉड है तो इसमें बहुत सारे आयरन के एटम्स होंगे और कहीं ना कहीं इस आयरन की रॉड को मैं बोलूंगा एलिमेंट। और इसी तरह से मैंने एक ग्लास में पानी लिया जिसमें बहुत सारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, तो मेरे लिए क्या है कंपाउंड। अब अगर मैं इनको डेफिनेशन के परस्पेक्टिवली बोलूं तो मैं बोलता हूं व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइप held together with physical force of attraction indefinite in number, it refers to as matter। मैंने यहां पर मैटर की डेफिनेशन लिखी है लेकिन वर्ड्स पे गौर करिएगा। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइप, यानी अगर मैं कोई सब्सटेंस ले रहा हूं उसमें एक जैसे पार्टिकल्स ही होंगे। मेरे से पूछा जाता है सर पार्टिकल्स कौन से हैं, तो बेटा पार्टिकल मेरे लिए एलिमेंट एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी। पक्का। हेल्ड टुगेदर विद फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके बीच में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन्होंने केमिकल बॉन्ड नहीं बना रखा, यानी आप इनको सेपरेट कर सकते हो। H2O में जैसे एटम्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता लेकिन आयरन के एटम्स को एलिमेंट में सेपरेट किया जा सकता है। इनडेफिनाइट इन नंबर, यानी इनको काउंट करना बहुत मुश्किल है, तो इट फॉर्म्स मैटर। वहीं पर बेटा मैं इन पार्टिकल को एटम्स वर्ड से रिप्लेस कर दूं तो लैंग्वेज बनेगी व्हेन एटम्स ऑफ सेम टाइप हेल्ड टुगेदर विद फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनडेफिनाइट इन नंबर। तो यहां पर बच्चे मैटर का नाम हो जाएगा एलिमेंट। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूल कर दूं तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड। तो मेरे लिए एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि एलिमेंट में बहुत सारे सिमिलर टाइप के क्या हैं एटम्स, और कंपाउंड में बहुत सारे सिमिलर टाइप के क्या हैं मॉलिक्यूल्स। और वो किससे एक दूसरे से चिपके हुए हैं बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप ये बात क्लियर होती है। जल्दी से लिखना शुरू करेंगे। कुछ ऐसी डेफिनेशंस होंगी जो आपने ऑलरेडी अपनी 9th और 10th की जर्नी में देखी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए नई होंगी।
लिखिए फर्स्ट मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, anything that occupies space and has mass is known as matter. Next point, matter can be classified as pure substances. हेलो बेटा, 11th केमिस्ट्री के लिए matter can be classified as pure substances and impure substances. वह भी सिर्फ लिखोगे, उसको रिलेट करके समझाते हैं. First, on the basis of pure substances, we can classify matter on the basis of pure substances. थोड़ी सी जगह छोड़ देना. On the basis of pure substances, we can classify matter as element and compound. As element and compound. Where as and compound. Where atom is repeating unit. Where atom is repeating unit for element and molecule is repeating unit for compound. आप में से कोई मुझे बता सकता है मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम से. तो मॉलिक्यूल और उसमें एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? हम अभी बोल रहे हैं और कुछ. मैं दोबारा से अपना पहले क्वेश्चन में रिपीट कर लेता हूं, फिर सारे बोल लेंगे. मैं क्या चीज बोल रहा हूं, मैं एक बार रिपीट करते हुए आ रहा हूं. मैंने सबसे पहले वर्ड की बात करी मैटर. मैंने बोला एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास रेफर्स टू एज मैटर. मैटर हमारे सामने बहुत सारे हैं. टेबल, चेयर, बुक, कॉपी, मैं, आप सब मैटर है. मैटर को क्लासिफाई करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने करा एज प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. और प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करें तो हमने करा एज एलिमेंट एंड कंपाउंड. हमने बोला ये एलिमेंट और कंपाउंड में स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जो बार 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 रिपीट हो रहा होता है. जहां एलिमेंट में होता है एटम और कंपाउंड में होता है मॉलिक्यूल. यही बात करी हमने. अब मैं आपसे कुछ चीज पूछने जा रहा हूं. मैंने बोला कि आप एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट बोल रहे हो एटम, और मैं आपसे पूछता हूं मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, तो भी आप बोलते हैं एटम. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल. एलिमेंट और मॉलिक्यूल. तो एलिमेंट हेजिटेट करे बिना पूछना, बोलना. मुझे भी आप लोगों के जितना ही आता है, ठीक है ना.
तो किसी से हेजिटेट नहीं करना, वी हैव टू एक्सटेंड आवर लिमिटेशंस, आवर बाउंड्रीज, ताकि हम बहुत कुछ जान सकें। सही। और मॉलिक्यूल, चलो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं, क्योंकि यही छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमारे 9th एंड 10th के वैक्यूल्स रह गए। सुनिएगा सारे, कोई भी प्लीज, सबके पास एम्पल इंफॉर्मेशन है, लेकिन बढ़ाते हैं। मैं आपसे बोलता हूं मॉलिक्यूल, मैं आपसे बोलता हूं एग्जाम्पल दो, तो आप बोलते हो सर H2O, जिसमें हमने बोला कि दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। मैं बोलूं H2O में कितने एटम्स हैं, तभी यहां से आवाज आई सर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दे आर काउंटेबल। पहला डिफरेंस, एलिमेंट के अंदर इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो भी एक ही टाइप के। मॉलिक्यूल में डेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हिताक्षी बाद में लिख लेना, डेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ईदर ऑफ सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप। हम H2 बोले तो सेम टाइप के हाइड्रोजन एटम्स, हम H2O बोले तो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हो गए। मैं CO2 बोलूं, डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए। मैं O2 बोलूं, सेम टाइप के एटम्स हो गए। तो पहला डिफरेंस क्या है, एक में डेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स है जिनको आप काउंट कर सकते हो, काउंटिंग की जा सकती है, एक इनडेफिनाइट नंबर है जिनको काउंटिंग नहीं की जा सकती। दूसरा और मेजर डिफरेंस, जब आप एलिमेंट की बात करते हो तो एटम्स के साथ होती है फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम अलग कर सकते हैं। मैंने एक आयरन की रॉड ली, जोर से फेंकी, वो टूट जाती है छोटे 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 पीसेस के अंदर, टूटती है ना। वो क्यों टूटती है, क्योंकि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रखा। उनके बीच में क्या है, सिर्फ एक फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं H2O मॉलिक्यूल को तोड़ने की कोशिश करूं, आई रिक्वायर सम रिगरस प्रोसेस, कुछ बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, तब जाकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटेगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। उनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आई, वहां पर डेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स में केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट इज बाय दे रिप्रेजेंट एज एलिमेंट एंड दे रिप्रेजेंट एज मॉलिक्यूल। आप लोगों की जितनी भी नॉलेज थी वो मैंने यूज करी है, बट उसका एक्सटेंशन है। पक्का? आई होप ये बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। हम कंटिन्यू करते हैं अपना लिखना। तो हम लोगों ने लिखा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम एंड, सॉरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। पक्का? यहां तक क्लियर है? अब इसके नीचे लिखो डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ मैटर देखो इसके नीचे, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइप, when particles of same type held together, held together with physical force of attraction, held together with physical force of attraction, indefinite in number, indefinite in number, it refers to as matter. इसी के नीचे लिख रहे हैं if particle is an atom, if particle is an atom, then matter is element
इफ पार्टिकल इज एन एटम देन मैटर इज एलिमेंट, और उसी के नीचे लिख रहे हो इफ पार्टिकल इज molecule, then matter is compound. क्लियर है? इसी के नीचे लिखो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल when atoms either of same type, when atoms either of same type or of different type held together with chemical force of attraction definite in number, then collection of such atoms is known as molecules. Collection of such atoms is known as molecule. अब बच्चे मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के हो गए, एक जिसमें सेम टाइप के एटम्स हैं और दूसरे जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। तो हमारे लिए सेम के लिए आता है होमोजीनियस वर्ड और डिफरेंट के लिए आता है हेट्रोजीनियस। तो लिखो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस molecules and heterogeneous molecules. क्लियर है यहां तक? चलिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई मैटर के बारे में, एलिमेंट, कंपाउंड, एग्जाम्पल्स भी हमें पता चल गए। लेकिन हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर आते हैं, हम लोग बात करते हैं एटम की। बिल्कुल हमने एक्यूरेटली कहा था सर, एटम्स को जोड़कर अगर फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ें तो वो एलिमेंट बनाएंगे, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ें तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूल्स को फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ें तो वो कंपाउंड बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एटम। तो एटम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब एटम के बारे में हमें केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाया गया? तो हमें यहां पर सबसे पहले एटम के बारे में पढ़ाया गया एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। हमने कैसे लिखना है, कैसे क्लासिफाई करना है, बहुत आसान है। मैं यहां पर सपोज आयरन की रॉड लेकर आऊं, आप मैग्नेट टच करके देखते हो, आप बोलते हो हाँ सर ये आयरन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखकर। या कोई और सब्सटेंस लेकर आऊं, उसका कलर देखकर बताते हो हाँ सर ये दूसरा एलिमेंट है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखकर। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जब हम चीजों को लिखना शुरू करते हैं तो हमें किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। अगर मैं बोलता रहूं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो बहुत ज्यादा चीजें ना डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हमें सिंबल्स के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन सिखाई। तो यहां पर हम एटम्स की रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, अगर मैं सपोज आपसे पूछूं हाइड्रोजन, तो आप लोग कहते हो सर हाइड्रोजन को क्या लिखा जाता है? मैं बोलूं कैल्शियम, लेकिन हम लोग
इंडियंस हैं तो कैल्शियम बोलेंगे, वैसे कैल्शियम होता है, ठीक है ना, बट मैं भी कैल्शियम ही बोलूंगा। क्या बोलते हैं? सी। हमारे पास सिंबल जो दिया गया है, ईदर इट इज ऑफ सिंगल लेटर, दैट इज ऑलवेज रिटन कैपिटल, और इफ इट कंटेन्स टू लेटर्स, तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ये बात हमेशा याद रखनी है। कोई बता सकता है ये कौन है? शुक्र। अगर कोई बोलता कोबाल्ट है तो उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि दूसरा भी क्या है, कैपिटल है, तो सीओ इज नॉट रिटन एज दिस, सीओ वुड बी रिटन एज दिस। पक्का? लेकिन अगर मैं बोलूं कि जितनी भी रिप्रेजेंटेशन दी है वो इनकम्प्लीट है, तो कैसा लगेगा? मैं बोलूं हाइड्रोजन के बारे में एच लिखा है, दिस इज एन इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन। कैल्शियम के बारे में सीए लिखा है, दिस इज एन इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन। कोई बता सकता कंप्लीट कैसे होगी? किसके आगे? H2 के आगे। वो तो बेटा देख मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन होगी, अभी मैं एटम्स की रिप्रेजेंटेशन कर, वो भी नहीं है। मैं एक सेकंड उसको कंप्लीट करूं फिर आप पे आता हूं। हम यहां पर एटम की रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो बात नहीं कर। डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि सर हाइड्रोजन नेचर में H2 एग्जिस्ट करता है, इसलिए मुझे H2 लिखना चाहिए, लेकिन अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी सिर्फ जैसे वो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें लिखा होता है HNE, वैसे बात कर रहा हूं। अब आप बोलो, आप क्या कहा? C2 plus दीज आर आयंस। आयंस में हमने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दे आर नॉट एटम्स एनीमोर। उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, दे आर अगेन नॉट एटम्स एनीमोर। मैं भी सिर्फ एटम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वो अगले आगे आएगा। बता सकता कोई और? हम तो कॉन्फिडेंट थे यार केमिस्ट्री के अंदर हैं। बैलेंस, मतलब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लिखकर। चलो, बहुत पास। अगर आप एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो तो वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से। Here X is symbol of an atom, which you are correct. हाइड्रोजन का H, कैल्शियम का Ca, कोबाल्ट का CO, वगैरह वगैरह वगैरह। अब सर ये X के साथ Z और A क्या है, बता सकता कोई? मॉलिक्यूलर नंबर एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर एंड मास। एटॉमिक मास के लिए भी एक बेटर वर्ड बोलते हैं, दैट इज मास नंबर। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा, उसका रीजन मैं दूंगा, बट अभी पहले तो लिखें दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर। पक्का? अब यहां पर फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर हीलियम, तो ये हो गया 2, कैल्शियम 20, 40। इनकी भी कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, ये कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से लिखे गए हैं, और ये कुछ ना कुछ डिटेल्स बताते हैं इस एक एटम के बारे में। तो एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ओनली द सिंबल बट ऑल्सो इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पक्का बात समझ में आती है? और मैं मास नंबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है जो कि अभी हमें पता चलेगा, ठीक है ना। और पूछ सकता हूं, या चलो मैं ही बताऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं पता होगा। तो पहले लिखिए प्लीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ये कॉपी कर लीजिए बेटा। वैसे अपने रजिस्टर्स जितने अच्छे बनाओगे, जितना वाइब्रेंटली हर एक एक चीज लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, उतना हमें एंड में बेनिफिट मिलेगा। कोई भी चीज किसी भी रीजन की वजह से छोड़नी नहीं है। माई अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी, जो मैंने एग्जैक्टली अपनी क्लास में लिखा है वो फाइल मैं आप लोगों के ग्रुप पर दूंगा। कभी कभार एक आध दिन हो सकता है आगे पीछे, तेज धीरे होने की वजह से या क्लास आगे पीछे होने की वजह से मैं ना दे पाऊं, बट 99% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मैं इस क्लास की PDF आपको शेयर करूं।
बट इसका सिर्फ मतलब है आपका कोई चीज छूटा है उसको कंप्लीट करना। अरे मैं हम तो बैठे हैं सर, सर लिख पाएंगे आराम से, घर पे लिख लेंगे, फाइलें देख लेंगे, ऐसा नहीं करना। मुझे मेरे रजिस्टर से बहुत ज्यादा प्यार होता है। आपके रजिस्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पूरी की पूरे साल की जर्नी वहीं पे दिखाई देगी, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और सब कुछ आपके रजिस्टर्स में से आएगा, कोई भी पेपर हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसी भी चीज हो, वो जरूर आपके रजिस्टर में से दिखाई देगी, या टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाई देगा, और वही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यू हैव टू प्रिजर्व योर रजिस्टर, नॉट ओनली फॉर क्लास 11th बट ऑल्सो फॉर क्लास 12th। वो क्यों? वो वक्त रहते आपको पता चलेगा। आई होप ये लिख लिया। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। हीलियम एंड लिख लिया? पक्का? स्क्रॉल कर दूं? चलिए, अब देखिए, अब एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेड की बात करते हैं, विच इज एटॉमिक नंबर। अब देखो, पुरानी क्लासेस के अंदर हमें पूरा का पूरा मॉडल ऑफ एन एटम समझाया गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम जे थॉमसन मॉडल, मूविंग अहेड टू रदरफोर्ड मॉडल, एंड देन फर्दर टू बोहर्स मॉडल। हम बोहर्स मॉडल को ही थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं, यानी उसको रिवाइज करते हैं। तो बोहर्स ने कहा था कि हमारे पास सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स एटम के आसपास घूम रहे होते हैं डिस्क्रीट पाथ में, जिनको आप शेल्स बोलते हैं। आई होप ये बात क्लियर है। उसके साथ बोला था कि जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे होते हैं, जहां पर हर एक शेल में 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही बोला गया था। और अगर लास्ट शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यही चीज बोली गई थी। इसी चीज के बारे में बात करते हुए हम यहां पर कुछ चीजें लिखते हैं। कंसिडरिंग एन एटम जिसका सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस, विच कैरीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसी के आसपास कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जहां पर प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स आर मास पार्टिकल्स, वाइल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। पक्का? इतना बात क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमने 9th में पढ़ा था सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कुछ भी हो जाए, हम इलेक्ट्रॉन लूज करें जो आप बात कर रहे थे, या इलेक्ट्रॉन गेन करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नेवर चेंज। सिंस दे नेवर चेंज, आर एटॉमिक नंबर नेवर चेंज। आपसे मैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मांगू या Ca2+ का एटॉमिक नंबर मांगू, H का एटॉमिक नंबर मांगू या H+ का एटॉमिक नंबर मांगू, एटॉमिक नंबर विल रिमेन सेम। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हां, कंडीशन आ जाती है, इफ एटम हैज 0 चार्ज। चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। अभी हमने कुछ नहीं करा। उस कंडीशन में Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
पक्का। लेकिन अगर उस पर चार्ज है, इफ एन एटम हैज चार्ज, तो बेटा यहां तो वो चार्ज आया होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहां चार्ज आया होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब मैंने इलेक्ट्रॉन लूज करा, मैंने नेगेटिव पार्टिकल को लूज करा, तो मेरे पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो मैं आयन बन जाऊंगा। और कौन सा आयन? कैटायन। जस्ट टाइप ऑफ राइटिंग, ठीक है ना। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करा तो मेरे पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और मैं बन जाऊंगा, पक्का। इन दोनों केस में बच्चे Z तो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, बट ये इक्वल नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जहां पर कैटायन में प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, और एनायन में प्रोटॉन कम होंगे। पक्का बात समझ में आती है? तो फॉर अस Na प्लस, Ca2 प्लस, H प्लस, F माइनस, Cl माइनस, O चार्ज 2 माइनस आर ओनली आयंस, और दे आर एटम्स होल्डिंग सम चार्ज, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव के लिए भी बेटर स्टेटमेंट रहेगी, दीज आर एटम्स हु हैव गेन इलेक्ट्रॉन फॉर नेगेटिव चार्ज एंड लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर पॉजिटिव चार्ज। पक्का बात समझ में आती है? तो यहां पर सबसे पहले एटॉमिक नंबर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से दो एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताता है, जहां पर पहला है प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। पक्का? लिखिए प्लीज एटॉमिक नंबर। आई होप ये जैसे लिखा हुआ वैसे कॉपी कर सकते हैं ना हम लोग? प्लीज कॉपी करिए और हेजिटेट मत करिएगा, कोई भी डाउट रहे कैसा भी रहे पूछिएगा। इफ आई हैव सेड कि मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है जो मैंने फीड करनी है विद द हेल्प ऑफ सम यूएसबी। ठीक है सर। हाँ, दोनों का नाम क्या है? मैंने
यहां तक पहले तो बताओ, कुछ पूछना है? हमने क्या क्या करा है फ्लो लाइन में बात करें। हमने सबसे पहले मैटर की बात करी, फिर मैटर को क्लासिफाई किया एज प्योर सब्सटेंसेस। हालांकि प्योर और इम्प्योर दोनों होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ अभी प्योर की बात करी है। उस प्योर सब्सटेंसेस को भी क्लासिफाई करा फर्दर एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर हमने जाना कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका एटम है, तो एटम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एटम को कैसे लिखना है, उसके बारे में कैसे कैसे हमें चीजें पता होनी चाहिए वो लिखें। तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम सीखा, जिसमें से एक्स हमारे लिए सिंबल था, जिसके लिए हम सारे ही अवेयर थे। उसके बाद हम लोगों ने जेड की बात करी, उसके लिए भी हम ऑलमोस्ट अवेयर थे, सिर्फ कुछ ना कुछ डॉट्स आगे पीछे हो रखा था। हाँ, एक लाइन जरूर लिख लो यहां पर, प्लीज लिखो, एटॉमिक नंबर डू नॉट चेंज। Na का 11 रहेगा तो Na प्लस का भी 11 ही रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर्स चेंज होंगे, उसके लिए परेशान मत होना। नंबर चेंज होने हैं, हो सकता है प्रोटॉन वगैरह सेम रहे चीजों में, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो। लेकिन अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। पक्का? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलिए एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहां पर आपके सामने अगर लिखूं Na, तो 1123 लिखा जाता है। तो सबसे पहले Z की वैल्यू कितनी, प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी कितने? मैं लिखूं Na प्लस, अभी भी बेटा 11 ही लिखूंगा। Z विल बी, P विल बी, लेकिन क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो दिस विल बी 11 माइनस 1 यानी 10। पक्का? लिख लो इसको भी। क्लियर है बेटा? पक्का? अब देखिए बेटा, हम लोग अब मास नंबर पर आते हैं। क्यों मैंने इसको टर्म मास नंबर लिखा है उसकी भी बातचीत करेंगे। एक्चुअल में ए मास नंबर तीन तरीके से रिप्रेजेंट होता है। पहला एज मास नंबर इटसेल्फ, दूसरा एज ग्राम एटॉमिक मास, तीसरा एज एटॉमिक मास। जब आप बेटा मास नंबर की फॉर्म में लिखते हो तो वी राइट इट विद नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं लिखा जाता। लेकिन जब हम इसको ग्राम एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखते हैं तो इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं जनरली ग्राम में। और जब हम एटॉमिक मास में लिखते हैं तो इसका यूनिट हो जाता है म्यू में। याद है ये, जिसको आप बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। बचपन में ले जाऊं 9th क्लास के अंदर, तो जब हमने 1/12 ऑफ कार्बन के साथ किसी चीज को रिलेट किया था तो हमें एक यूनिट दिया गया था, दैट वाज रेफर्ड एज न्यू और एटॉमिक मास यूनिट। भारी भारी वर्ड लगेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ अभी कराऊंगा, अभी तो सिर्फ लिख रहा हूं। क्योंकि बच्चे मैं इसको तीन तरीके से लिखता हूं, तीन तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। किसी ने इसको ग्राम एटॉमिक मास सुन रखा है तो वो बोल रहा था, किसी ने एटॉमिक मास सुन रखा है तो वो बोल रहा था, किसी ने मास नंबर सुन रखा है तो वो उस हिसाब से बोल रहा था। और कॉमनली आप लोग बोलते हो एज एटॉमिक मास, ठीक है ना? लेकिन ये तीनों तरीके से रिप्रेजेंट होता है और तीन डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, और हर एक की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। इतना भी बता दूं, हिंट में दे रहा हूं, पहला वाला आपको बताता है कि भैया न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दूसरा आपको बताता है कि कितने एटम्स हो सकते हैं एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी इन ग्राम्स में, और तीसरा एक एटम की कहानी बोलता है। अभी आएगा सब कुछ डिटेल में। अभी तो खैर हम लोग सिर्फ इतना सा लिख रहे हैं कि दिस एटॉमिक मास कैन बी रिटन एज इन द थ्री फॉर्म्स और थ्री वेज, एज मास नंबर, ग्राम एटॉमिक मास और
एटॉमिक मास। लिख लीजिए इसको। अच्छा, मेरे पैटर्न के हिसाब से आज क्योंकि बहुत बिगिनिंग और बहुत बेसिक बात है, अदरवाइज हर एक क्लास का डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा जो कि आपने घर पे प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ मेरे नोट्स मॉड्यूल्स सारे के सारे रहेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर, जो कि आप लोगों को मिलेंगे। आपको नोट्स की कोई और एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, सब कुछ मेरी साइड से रहेगा और डिस्कशन भी रहेगा। हर 15 दिन पे मेरे साथ आपका टेस्ट रहेगा। एग्जैक्टली जैसे आज सपोज आपका बैच स्टार्ट हुआ है तो टेक्निकली ये संडे को तो कुछ नहीं है, उससे अगले संडे आपका मेरे साथ टेस्ट रहेगा। उस टेस्ट में उतना पूछा जाएगा जितना हम ये 6 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। चाहे वो पूरा चैप्टर हो सकता है, चाहे वो हाफ चैप्टर हो सकता है, चाहे वो एक सिंगल टॉपिक हो सकता है। मेरे लिए वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है और नेसेसरीली रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मैं आप लोगों के स्कूल के सिलेबस से पहले चलूंगा। अभी जैसे आप शुरू कर रहे हो सकता है किसी का स्कूल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा हो, किसी का 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा हो, किसी का अभी हो चुका हो। लेकिन विद द टाइम मुझे पता है कि टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड, 2-2 क्लासेस में भी चैप्टर खत्म करने की उनके पास कैपेसिटी होती है और ज्यादा टाइम भी देते हैं। मेरी तरफ से जो पेस रहेगी वो आपकी, वैसे तो आपके टर्मिनल से पहले ही सब कुछ कंप्लीट रहेगा, बट इफ इन केस किसी के स्कूल में कोई और चैप्टर भी अलग से आ रहा होगा, यू आर ओपन टू डिस्कस विद मी। मैं अलग से आपको कंप्लीट कराकर दूंगा, लेकिन सिर्फ वेल इन टाइम आपने मेरे को बताना है कि ऐसा ना हो कि सर हमारा तो यूनिट टेस्ट है और कल यूनिट टेस्ट है और मैं आपको आज सिलेबस में बता रहा हूं। हाँ, मुझे 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले बता के रखो, मैं आपको अलग से टाइम पे बुलाकर आपको वो चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं वो चैप्टर को अलग से कंप्लीट करवाने की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मेरी जो रेगुलर क्लास है उसमें 100% ऑनेस्टी के साथ बैठने की। ऐसा मत फील करना सर वो वाला 3rd चैप्टर आया था वो तो पहले आ गया था तो मैंने आपके साथ कर लिया था। मेरी क्लासरूम मिस नहीं होना चाहिए। क्लासरूम विल बी इन डेप्थ। एक एक चैप्टर में भैया 12-12 13-13 क्लासेस लगेंगी और वो 12-12 13-13 क्लासेस में मेरे लिए स्क्रैच से लेकर अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है ना तो वो सारी जर्नी को मैं यहां पर कंप्लीट करवा कर दूंगा। सिर्फ ना क्लास मिस होनी चाहिए, ना टॉपिक मिस होना चाहिए और ना पेस मिस होनी चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि सर मैं शायद ऑफलाइन ना आ पाऊं, मेरे को फीवर है या मैं कहीं और जा रहा हूं या XYZ, either take the other time from me else take class online. Each and every class will be hybrid. हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, हर एक क्लास का PDF मिलेगा, उसके साथ की एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। बट इसका अनड्यू एडवांटेज मत बना लेना, इसको यूज करना अपनी जरूरत के हिसाब से। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सिट इन द क्लास ऑफलाइन। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो चीजें मैं लेकर चल रहा हूं उसका बेनिफिट उठाओ, बार बार देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासरूम ऑफलाइन लेकर जरूर चलना मैक्सिमम टाइम। पक्का बात समझ में आती है? चलता है। यहां तक एक ब्रीफ अप में हमने मैटर की बात करी। मैटर को हमने क्लासिफाई करा प्योर सब्सटेंसेस में, प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करा एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसके बाद उनके स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जाने, मॉलिक्यूल के बारे में जाना, फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम सीखा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम में हमने सिंबल देखा, एटॉमिक नंबर देखा और सिर्फ ये जाना मास नंबर को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। अब वो क्यों लिखा जा सकता है, वो कैसे लिखा जा सकता है और क्या आगे होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे। लेकिन अभी जितना मैंने बोला है आपने सिर्फ इसको रीड एंड रिकॉल करना और रिवाइज करना है। पक्का? इससे पहले की अभी जो सी चीजें मैं PDF दूंगा ना तो आप कॉपी कर लेना। नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट पहले आओगे, मैं आपको समझा दूंगा। वो वैसे मैटर है और उसके बारे में चीजें तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का यहां तक चलता है? इसके बाद आज की जैसे क्लास है आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास है और कल लाइकवाइज जो टाइमिंग्स ग्रुप पे गए हुए हैं उसके अंदर मैथ्स की और फिजिक्स की क्लास है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लो। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर हमें बायोलॉजी लेना चाहिए या मैथ्स लेना चाहिए, हेजिटेट फ्री होकर मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों पढ़ो। आप 10 दिन पढ़ो, 15 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप लेकर चल सकते हो लेटर ऑन स्टेज पे। उसके बाद बेशक डिसाइड करते हो, देन इट इज ऑल्सो ओके।
और कोई पीसीएम भी लेकर चल रहा है तो भी मेरे लिए ओके है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा अगर स्मार्ट प्ले कर सकते हो टू डिसाइड जिस करियर में आपने जाना है उसके लिए किस चीज की जरूरत है, सिर्फ उस पर फोकस करो, अननेसेसरी बर्डन क्रिएट नहीं करो, ठीक है ना। वो भी काउंसलिंग चाहिए, वो भी बात करनी है, यू आर ओपन इनफ, आप हेजिटेट करे बिना मेरे से बात करो, जो बेस्ट डायरेक्शन होगी वो डिस्कस करके बता दूंगा। बट अगर आपने चूज कर लिया है तो स्टिक करना, ये सोच कर करना कि जैसे 10th में बिना आपकी चॉइसेस के आपको सब्जेक्ट्स मिले थे, क्लास 11th एंड 12th में बिना चॉइसेस के आपको सब्जेक्ट्स मिले हैं, यू हैव टू डील विद देम, ठीक है ना। और दूसरी चीज, बिना हेजिटेट करे मेरे से बात करना। आप सब इंक्लूडिंग मी कुछ नहीं जानते, समझना इस बात को। सिर्फ आप लोगों का पूछना, हम सबका डिस्कस करना, हो सकता है 4 लोग और चीजें जान जाएं जो शायद वो रिस्ट्रिक्टेड थे, रिजिड थे। तो हमारा सबका डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वो इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है क्लासरूम के अंदर, क्योंकि जैसे ही चीजें बढ़ेंगी ना तो फिर तो फास्ट फॉरवर्ड मोड शुरू हो जाता है स्कूल का, तब आप फंस जाते हो। स्कूल का टाइम, फिर इवनिंग में ट्यूशंस का टाइम, फिर होमवर्क, फिर यूनिट टेस्ट, फिर सब कुछ। तो जितना बेस बनाना है, जितना फाउंडेशन बनाना है ना, उतना डिस्कशन करके मेरे साथ ओपन होकर बना लो, ताकि आप कुछ बोलो और मेरे तक समझ में आ जाए कि हाँ इसने इसलिए बोला होगा, या मैं कुछ एरो बनाऊं तो आपको पता हो सर ने एरो क्यों बनाया है। तो दिस इज व्हाट अ कोऑर्डिनेशन इज, ठीक है ना। चलिए यहां तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।